नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल 2025। सरकार ने कहा, वक्फ के तहत गरीबों की भलाई के नहीं हुए काम। नए विधेयक से गरीबों को मिलेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और रोजगार। विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक। कहा, संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ में किसी भी गैर मुस्लिम व्यक्ति की नहीं होगी नियुक्ति। सरकारी संपत्ति के दान पर भी रोक। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान जमकर चले सियासी तीर। विपक्ष ने कहा, वक्फ की संपत्ति को अपने नियंत्रण में लाना चाहती है सरकार। बीजेपी ने कहा, विधेयक का संबंध धर्म से नहीं संपत्ति से। विपक्ष कर रहा वोट बैंक की राजनीति। थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर कल रवाना होंगे पीएम मोदी। थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बिम्स्टेक देशों के साथ समुद्री परिवहन समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। बैंकॉक विजन 2030 को भी अपनाया जाएगा। अमेरिका का कल से कई देशों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ होगा लागू। व्यापार युद्ध गहराने की आशंका। टैरिफ लागू होने से पहले ही अमेरिकी शेयर बाजार गिरे। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बहुप्रतीक्षित वक्फ संशोधन बिल को आज लोकसभा में पेश किया गया। बुधवार को दोपहर 12 बजे इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश करते हुए कहा कि ये मस्जिद या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ा मामला नहीं है, ये बस एक संपत्ति के मैनेजमेंट से जुड़ा विषय है। सुबह से ही तय था कि वक्फ संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार की लड़ाई होगी। सुबह से माहौल में सरगर्मी थी। लोकसभा में 12 बजे के करीब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू का नाम बिल पेश करने के लिए पुकारा। विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया और बिल पेश होने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार कानून को जबरन थोप रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आपके आग्रह पर ही जेपीसी बनी थी और बिल कैबिनेट से मंजूरी के बाद आया है। You are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happened in this house, sir. कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की सारी आपत्तियों को खारिज करते हुए किरण रिजिजू को बिल पेश करने के लिए कहा। संयुक्त समिति के किसी भी विधेयक में संशोधन करने की शक्तियां बड़ी व्यापक और विस्तृत है। समिति किसी भी विधेयक में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है या उसको पूर्णतः नया प्रारूप तैयार कर सकती है तथा विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बदल सकती है। विपक्ष के हंगामे के बीच अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश किया और कहा कि वक्फ बोर्ड बिल किसी भी मस्जिद या धार्मिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। ये वक्फ की संपत्ति को पारदर्शी व्यवस्था के तहत लेकर आता है। रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो इस विधेयक पर देश को गुमराह कर रही है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्त प्रॉपर्टी का मामला है,
लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालीज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। रिजिजू ने बिल के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वही क्लेम कर सकता है जो कम से कम 5 साल इस्लाम धर्म का पालन करता हो। वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, अगाह, गैर मुस्लिम और महिलाएं अनिवार्य रूप से शामिल होंगी। कुल 22 सदस्यीय वक्फ बोर्ड समिति में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड में 3 सांसद सदस्य होंगे जो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। बोर्ड में कम से कम 2 महिला सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल होंगी। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों का निराकरण इस बिल के माध्यम से होगा। रिजिजू ने साफ किया कि जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, वो संपत्तियां प्रभावित नहीं होंगी। रिजिजू ने इस मामले में कांग्रेस की पुरानी सरकार पर हमला बोला और कहा कि अगर सरकार ये बिल नहीं लाती तो देश की संसद भी वक्फ की होती। ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। किरण रिजिजू ने पूरे विस्तार से विधेयक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में इतनी वक्फ प्रॉपर्टी है तो इसे बेकार में पड़ा नहीं रहने देंगे। गरीब और बाकी मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। यानी सरकार की मंशा विधेयक के जरिए गरीब मुसलमानों का कल्याण करना है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीजी न्यूज। वक्फ बिल से जुड़ी हुई खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल। MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वक्फ का आशय अपनी मर्जी से संपत्ति को दान करने से है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ के नाम पर हम सरकारी जमीन का दान नहीं कर सकते। एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है, और जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है, बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से, वहां वक्फ की रचना कर। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है। अमित शाह ने कहा कि वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गैर मुस्लिम सदस्य केवल वक्फ को दान में मिली संपत्ति का प्रबंधन और नियमन का कार्य करेंगे। मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया,
गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा, ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद में बने कानून को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हो रही है। सरकार का कहना है कि इस विधेयक से वक्फ में सुधार और पारदर्शिता आएगी, तो वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष की तमाम आपत्तियों के बीच वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया और उसके बाद उस पर बहस शुरू हुई। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कांग्रेस पार्टी की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि जेपीसी ने आवश्यक विचार विमर्श नहीं किया और सरकार ने असंवैधानिक अल्पसंख्यक विरोधी बिल पेश किया है। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने भाजपा की ओर से सरकार का पक्ष रखा और कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का संबंध धर्म से नहीं संपत्ति से है और विपक्ष वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है। बहुत सालों से राग वही है, सुर वही है, तीखापन वही है, भाषा वही है। सर, एक सवाल उठाने की इच्छा होती है, वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने बिल का विरोध किया और कहा कि भाजपा सरकार वक्फ की संपत्ति को अपने नियंत्रण में लाना चाहती है। वहीं भाजपा की ओर से अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में एक कानून, एक संविधान होगा और पारदर्शिता, जवाबदेही तय होगी। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नीयत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है, उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। चर्चा के दौरान राजनीतिक विश्लेषकों की नजर भाजपा के सहयोगियों, खासकर टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी पर भी थी। इन सभी ने सरकार के रुख का समर्थन किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है। Our party firmly believes that these resources must be used for the welfare of the Muslim community, particularly the women, the youth and the downtrodden, Madam, there is a need to take care of welfare and the upliftment of the lives of the minorities. बिहार में इस वक्त पिता पुत्र में गजब विडंबना बनी हुई है। पिता ने इसी लोकसभा के सदन में कहा था 2010 में कि हमें भी पता है कि पटना में कितनी सारी संपत्तियां वक्फ के पास हैं, लेकिन पुत्र कह रहा है कि हम वक्फ का बिल आने नहीं देंगे, इसको बिहार में हम लागू नहीं होने देंगे और मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। पूरे दिन चर्चा चलती रही और सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने अपने अपने तर्कश से खूब सियासी तीर चलाए। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इससे जुड़ी हुई खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक और छोटा सा ब्रेक।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पेश होने पर मुस्लिम समुदाय में काफी उत्साह देखा गया। समुदाय के लोगों ने देश भर में आतिशबाजी कर जश्न मनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। लोगों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को बधाई दी और कहा कि अल्पसंख्यकों के हित में ये एक बड़ा कदम है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां संसद में बहस हो रही है तो वहीं लोगों में वक्फ संशोधन बिल को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देश भर के ये नज़ारे बयां कर रहे हैं कि लोगों ने वक्फ में किए जा रहे सकारात्मक सुधार को लेकर खुशी का माहौल है। भोपाल में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मुस्लिम समुदाय ने जश्न मनाया। लोग ढोल नगाड़ों पर नाचे और थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लेकर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। वहीं मुस्लिम महिलाएं मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाए, हाथों में गुलाब का फूल लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। वहीं राजधानी दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय ने खुशी जताई। मोदी जी शुक्रिया के पोस्टर हाथों में लिए लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र के मुंबई में बिल पेश किए जाने की खुशी में संशोधन के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता जाहिर की। मुंबई के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने आम मुसलमानों के हित में बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। ये बिल आने से इन गरीबों को मिलेगा हक, उनका जो हक है वक्फ बोर्ड का ज़मीनों पे वो मिलेगा। मोदी जी दिला रहे हैं ये बिल, और ये पहले आना था, ये तो काफ़ी लेट आया लेकिन अच्छा आया। ये समर्थन है, हम लोगों को इस बात की खुशी है, मोदी जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया। कांग्रेस पार्टी ये पार्टी है बहुत सी है ना, लड़वाने का किस्सा कर रही है, मगर मोदी जी वो काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता, कोई सी भी पार्टी नहीं कर सकती है। कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैगी और जब ये आएगा तो इसलिए स्कूल बनेंगे और स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे और इस चीज़ से गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि ये विधेयक मुसलमानों के हित में साबित होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वे मुसलमान नहीं हैं बल्कि वो राजनीतिक मुसलमान हैं। चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर के करप्शन किया, खूब वक्फ की ज़मीनों को लूटा खसोटा और वक्फ की ज़मीनों को बर्बाद कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि वक्फ संशोधन बिल आने से इन तमाम चीज़ों पे रोक लगेगी, लगाम लगेगी। मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है और इसलिए ये अमेंडमेंट बिल का नाम हमने उम्मीद रखा है। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, 75 साल मिले ना ऑपोजिशन को, आप क्या कर सकते थे वक्फ का आपने करके दिखाया। मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने वाले लोग ये मुसलमान भी नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की मिल्कियत को अपनी बाप की जागीर समझा था उनके ऊपर लगाम लगेगी। ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन हमारे बारे में किसी ने सोचा नहीं। एक पहले ऐसे वजीर आजम इस देश को मिले हैं जो सभी तबके के बारे में, सभी प्रांत के बारे में, सभी लोगों के बारे में सोचते हैं और मोदी जी की ही हिम्मत है और लगन है और जो अध्ययन है ये तभी पॉसिबल हो पाया कि वह बिल संशोधन लेकर आए हैं। वो बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा के गांव में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल इस गांव में लोग वर्षों से अपना घर बनाकर रह रहे थे मगर अचानक वक्फ ने गांव पर अपना दावा कर दिया। अब यहां के लोगों में उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार। उनसे हम बातचीत करेंगे। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बुलेटिन में। पहला सवाल अवधेश जी आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि अभी तक जो बातचीत हो रही है, पक्ष को भी हमने सुना, विपक्ष को भी हमने सुना, किस तरह से इस विश्लेषण का, इस बहस का विश्लेषण करेंगे आप? देखिए, विपक्ष के बारे में जितना मैंने सुना है, चाहे वो अखिलेश यादव जी प्रमुख नेताओं में बोले हों या लोकसभा में जो उप नेता हैं कांग्रेस के गौरव गोगोई बोले, अन्य नेता, इन्होंने बिल के प्रावधानों पर, उसके तथ्यों पर या वक्फ बोर्ड से संबंधित तथ्यों पर बात नहीं रखी है। ज्यादातर वही जो बाहर बोलते रहे हैं कि एंटी मुस्लिम है, संविधान विरोधी है और ये जो है सरकार जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, यही सब भाषा आई है। किरण रिजिजू ने जब शुरू में उन्होंने जब वक्फ विधेयक पेश करते हुए जो बातें की तो गौरव गोगोई जी ने केवल ये कहा कि भैया उन्होंने मिसलीड किया है, वो गलत बोले हैं, लेकिन उसको खड़ा होकर पूछे कि भाई कहाँ मिसलीड किया है, मैं तो पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ।
और सच बात है, अगर पार्लियामेंट में मिसलीड किया गया है तो आप विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते हैं। अखिलेश जी जब खड़े हुए तो बीजेपी ने अध्यक्ष नहीं चुना है, तो बीजेपी इसलिए कर रही है कि कुंभ में जो लोग मरे हैं उनको छिपाना चाहती है। अब कुंभ के पहले से वक्फ विधेयक चल रहा है, सबको मालूम है ना कि वक्फ विधेयक पहले से चल रहा है। 9 अगस्त को इसको जेपीसी को दे दिया गया था, तो कुंभ का वक्फ से क्या लेना होगा? इसका अर्थ ये हुआ कि ये लोग दुष्प्रचार तो कर रहे थे, लेकिन इनको भी सच मालूम था कि देश में जो हमारे देश का वक्फ कानून है, खासकर जो 1995 और 2013 में बना है, वो निश्चित रूप से वो अन्यायपूर्ण है, हमारे देश के न्यायालय तक को अंडरमाइन करता है। और वो मुसलमानों के बीच जिनके लिए वक्फ बना है, वक्फ का मतलब क्या है? गरीबों के लिए। इस्लाम के लिए संपत्ति आपने दान किया है ताकि गरीबों की सेवा हो सके, लेकिन गरीबों की सेवा जो आप निजामुद्दीन दरगाह पर चले जाइए, बाहर भीख मांगते रहते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी से उनको कितना मिलता है, और वक्फ की प्रॉपर्टी से जो दरगाह के अंदर के बड़े लोग हैं वो उसकी व्यवस्था करते हैं। एक अजीब स्थिति है पूरे देश में। तो इसलिए कोई भी जो सरकार ने कहा है उसकी एक बात का खंडन विपक्ष नहीं कर सकती। जो अमित शाह जी ने बताया वो फैक्ट है। भैया 18 लाख एकड़ जमीन तो 1913 से 2013 के बीच था, और 2013 में जब आपने कानून बना दिया है तो 2025 आते आते वो अब समय 21 लाख बढ़ गए, 39 लाख एकड़ जमीन हो गया। और सच बात यह है कि जो मुकदमे है उसमें 10,000 तो मुसलमानों ने किया हुआ है, और वो भी बड़ी कठिनाई से होते हैं, क्योंकि आपको रीट ले जाना पड़ता है कि याचिका के तौर पर आप ले जाते हैं, क्योंकि जो आपने ट्रिब्यूनल बना दिया है उस ट्रिब्यूनल को ही अधिकार होता है। वो ट्रिब्यूनल ही तय करेगा। आप केस को ट्रिब्यूनल में ले जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल 20 वर्ष तक लगाए रखे, आप कहां जाएंगे? उसको सिविल कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं। तो कोर्ट को अंडरमाइन किया गया था। और सच यही है कि देश में प्रभुत्वशाली, कट्टरपंथी, प्रभावी, शक्तिशाली मुसलमानों ने वक्फ के नाम पर गरीबों की और इस्लाम का हक मारा है। इसको न्याय संगत बनाने की कोशिश हुई है और इसका कोई उत्तर नहीं है। ये ज़रूरत आपसे अवधेश जी हम ये भी जानना चाहेंगे, कई सारे जो दर्शक हमको इस वक्त देख रहे हैं, ये ज़रूरत क्यों पड़ी आज ये बिल को संशोधित करने की? क्या इसके पीछे कारण है? क्या कुछ हुआ है देश में? देखिए, देश में ऐसा हुआ है कि आप जैसे अब आपने कह दिया कि भाई संसद भी हमारे अंदर है। आप विजयनगर का है पूरा का पूरा एरिया को आपने अपने अंदर कर लिया है। आपने जो है एक गांव को कह दिया। हम ऐसे करते करते वक्फ का इतना व्यापक विस्तार कर लिया है इन लोगों ने कि आने वाले समय में समस्त भारत की भूमि ये घोषित कर देंगे। और सच बात तो यह है कि वक्फ में आपको अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करानी है। अगर आपने मेरे जमीन को वक्फ घोषित कर दिया तो वक्फ कैसे हो गई? उसकी रजिस्ट्री कब हुई वक्फ में? लेकिन ट्रिब्यूनल को इतना पावर दे दिया है कि हम पर कर दिया तो हम ये सवाल कहीं उठा ही नहीं सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। और इसके कारण देश में भयानक समस्या पैदा हुई है। और चूंकि यूपीए सरकार ने 2013 में, देखिए ये देश को शायद नहीं मालूम है कि इस समय जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल है वो 1995 के पहले नहीं था जी। ये पूरा कैरेक्टर 1995 में पैदा हुआ, 2013 में तो क्या उसके पहले इस देश में इस्लाम खतरे में हो गया था। उसके पहले इस देश में क्या क्या सेकुलरिज्म खतरे में था। तो इसके कारण समस्या बढ़ती जा रही थी। और स्वयं मुसलमानों में भी जो गरीब लोग हैं वो जगह जगह सरकार के पास आवेदन कर रहे थे, लिख के दे रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, उनका कोई निदान ही नहीं हो रहा था। अब 40,900 याचिकाएं हैं मान लीजिए। अब 40,900 के आसपास उसका कब निपटारा होगा? जैसे ही आप सिविल कोर्ट को यह अधिकार देते हैं कि उन मामलों का निपटारा होना शुरू होगा। एक दूसरा यह था कि इसके नाम पर जो कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, बहुत सारे में ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, कहीं इनकम टैक्स ने छापे मारे हैं कि अब जैसे ओवैसी साहब पर तो लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि 3,000 एकड़ से ज्यादा जमीन उनके जिम्मे इस समय है। जमीन है आपको रेगिस्तान, जमीन है कब्रिस्तान के लिए, और चारों तरफ उसमें हाउसिंग सोसाइटी बन गए हैं और हाउसिंग सोसाइटी बन गए और गरीबों का हक मारा है। तो जो भी सरकार है वो न्यायपूर्ण व्यवस्था तो करेगी ना। वक्फ के आधार पर देश में कुछ प्रभुत्वशाली, शक्तिशाली, बेईमान
गैर इस्लामी काम करने वाले मुसलमानों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि उसका निदान सरकार के लिए करना आवश्यक था, नहीं तो आने वाले समय में इसके कारण देश में बड़े दंगे होते, राइट्स होते, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, न्यायालय के लाचार हो गया था वहां कुछ करने के लिए। तो कानून तो आप बनाएंगे ना, तो कानून नहीं बनाएंगे और जिस ढंग से औने पौने तरीके से आपने भ्रष्टाचार पर लीज दे दिया जमीन को 100 साल पर, जो चाह रहा है हमारा है हमने उसको लीज दे दिया, बाकी पैसा मेरे घर में आ रहा है और वक्फ को उसमें से 500 रुपया महीना जा रहा है। तो ये सारे जो शिकायतें थी इनका निपटारा कैसे संभव है? अब अगर दिल्ली में जब इंडिया गेट से लेके और सारी और मुझे ये बताइए कि जब कोई डीड हुआ ही नहीं है तो लाल किला कैसे वक्फ की संपत्ति हो जाएगी? वक्फ के लिए तो वक्फ में रजिस्टर्ड जरूरी है ना भाई, कोई जाके कराएगा बिना रजिस्टर्ड किए हुए। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अभी भी इस कानून को थोड़ा और कड़ा करने की जरूरत है, बल्कि मैं तो ये मानता हूं जैसे प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा था कि इस देश में वक्फ बोर्ड की कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे सिखों के धार्मिक भूमि है, बाकी है वो चलते हैं, जैसे हिंदुओं के चलते हैं, जैसे ईसाइयों के चलते हैं, वैसे मुसलमानों के भी चलना चाहिए। तो अभी भी ये वक्फ बोर्ड होना ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन चूंकि जो परिस्थिति है देश में उसमें उसको न्याय संगत बनाना बहुत आवश्यक था। अब आप देखिए होने के बाद देखेंगे कि कितने मुकदमे आएंगे, कितने लोग आम गरीब मुसलमान आएगा अपना हक मांगने, भाई हमारे हक पर इनका कब्जा है। अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज बना लिया है तो मेडिकल कॉलेज से गरीबों की क्या भलाई हो रही है? कितने गरीबों के घर में उससे दवाइयां जा रही हैं, कितने गरीबों के घर बने हुए हैं। ये देश है ना। दूसरा है कि कहीं ना कहीं तो पारदर्शिता चीजों पर होनी चाहिए ना, कि आपके पास है तो ट्रांसपेरेंसी क्या है आपके डिसीजन लेने का। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आखिर उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ठीक से क्यों नहीं होना चाहिए? बिना रिकॉर्ड के कैसे रहेगा? तो देश अगर चलाना है संविधान कानून के तहत तो ये होना चाहिए। आज की मांग नहीं है, सभी पार्टियों के अंदर लोग इसकी मांग कर रहे थे। आज आप ही के टेलीविजन पर चला है और सब लोगों ने देखा है कि 2010 में जो 2013 का एक्ट पारित हुआ है, 2010 में आया था, लालू प्रसाद जी ने ही ये उठाया था, जिसको आज के गृह मंत्री ने कोट किया है कि आप एक बनाइए लेकिन थोड़ा कानून बने करेगा। इसके कारण हमारे यहाँ जो पटना में डाक बंगला और मेन जमीन है, उस जमीन पर कब्जे हो गए हैं, वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बन गए हैं, वहाँ होटल बन गए हैं, तो इसको भी मुक्त कराना जरूरी है। तो देश में आप सोचिए ना 39 लाख एकड़ जमीन। बिल्कुल अवधेश जी, हम बातचीत को हम जारी रखेंगे। अवधेश जी, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इस बारे में और बातचीत करेंगे। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। वक्फ संशोधन बिल पर इस वक्त लोकसभा में चर्चा चल रही है और लगातार उससे जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और उस पर बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अवधेश जी, ये हम जानना चाहते हैं कि वक्फ जो अभी संशोधन बिल पर वहाँ पर चर्चा चल रही है, लेकिन वक्फ ऐसा क्या है कि इसको आप अभी तक जो हो रहा है आप अदालत में भी उसको अपील नहीं कर सकते? ऐसी कोई बॉडी लोकतांत्रिक देश के अंदर कैसे, क्या, थोड़ा बताइए। देखिए ऐसा है कि आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो वक्फ कानून की आजाद के बाद, भारत के बाद की जो कल्पना है 1954 में आई और इसको एक स्वरूप दिया गया। आप देखेंगे जब जब कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से संकट में आई है तब तक उसने कई कानून बनाए हैं जिसमें एक वक्फ है। जैसे 1964 में इसमें जब संशोधन हुआ था तो 62 की चीन युद्ध भारत हार चुका था। नेहरू जी के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध एक वातावरण था, तो उसमें अपने को सुरक्षित रखने के लिए आपने
64 में ये स्थिति पैदा की। फिर इंदिरा जी ने तब किया था जब कांग्रेस के अंदर ही इसमें संकट चल रहा था, तो फिर उन्होंने वक्फ को थोड़ा शक्तिशाली बनाया। 1995 में जब कांग्रेस के नरसिंह राव की सरकार को लगने लगा और इतने दबाव थे सोनिया गांधी और बाकी लोगों की ओर से कि हमारे तो मुस्लिम वोट कट गए, हम तो सेकुलर थे, हमारे सामने बाबरी मस्जिद धंस गया, और मुसलमानों ने इतना दबाव बढ़ाया था कि वो दुनिया में कहीं भी, वो इस्लामिक देश में भी ऐसे कानून नहीं होंगे जहां की उनके भी अपने कुछ न्यायालय होते हैं ना भाई शरिया के तहत, जहां की बिल्कुल ऐसी संस्था बना दो जिसमें न्यायालय भी दखल नहीं दे सकती। अब ये भी तो एक भयावह, तो उन्होंने उस प्रकार से शक्ति बना दी, उस प्रकार से बोर्ड बना दिया। बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है, बोर्ड में कोई महिला का रुकावट नहीं थी, लेकिन वो महिलाओं को लगभग उसमें एंट्री नहीं थी चारों तरफ। प्रभुत्वशाली होने के कारण मुसलमानों में जो पिछड़े हैं, जिनको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए पसमानदा, उनका तो प्रतिनिधित्व ही नहीं हुआ है कहीं देश में। तो अब वो उन्होंने उस रूप में उसको किया और उसका लाभ दूसरे ने उठाया। 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और पूरे देश में धीरे धीरे जब उन्होंने 2013 फरवरी से अपना अभियान शुरू किया, एक वातावरण बनने लगा था, तो उस समय कई कदम इसने उठाए, जिसमें 2013 का संशोधन था जिसमें कुछ है ही नहीं वक्फ बोर्ड के अलावा, एक सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल, सुपर सरकार, सुपर जुडिशियरी और सुपर रिलीजियस बॉडी आपने ऐसा बना दिया जिस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठाया जा सकता। और उसी समय जो 123 संपत्ति की बात कर रहे हैं कि 123 संपत्ति जो दी गई है देश में, प्राइम लैंड दिल्ली में दे दिया गया उसको, जबकि सरकार को वक्फ को देने का कैसे अधिकार है? अगर इस्लामी कानून के अनुसार से देखें तो कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दान कर सकता है, सरकार कैसे वक्फ में संपत्ति दान कर देगी? ये तो सवाल यही तो आज गृह मंत्री ने उठाया। कोई व्यक्ति कर सकता है, सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने किया। उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट से अलग अलग राज्य सरकारों ने फिर वक्फ को ज्यादा प्रॉपर्टी दिया कि हमको इसी प्रकार से ये लोग वोट दें। हालांकि वो चुनाव हार गए, सबसे बुरी हार तो उत्तर प्रदेश में हो गई, केवल सोनिया जी और राहुल जी जीत के आ सके। महाराष्ट्र से साफ हो गए, हरियाणा से साफ हो गए, बाकी जगह से साफ हुए, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया था कि उसका निराकरण बहुत आवश्यक था, नहीं तो फिर तो, और इस्लामी देशों में भी देखेंगे तो जैसे जिस मंत्रालय में ट्रस्ट वगैरह, जैसे कुवैत में। अवधेश जी, आप अपनी बात को यहीं से आगे बढ़ाइएगा। हमारे संवाददाता वहां पर जो संसद भवन में मौजूद हैं उनके पास हम चलना चाहेंगे। निशांत वहां पर मौजूद हैं। निशांत, अभी क्या कुछ चल रहा है और कब तक ये चर्चा वहां पर चलेगी? देखिए, सदन की कार्रवाई फिलहाल 11:30 बजे तक बढ़ाई गई है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि चर्चा तब तक तो यहाँ पर बिल्कुल चलेगी। और अगर चर्चा को देखा जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष जहाँ वक्फ बोर्ड की जो वक्फ कानून के संशोधन की मेरिट को लेकर लड़ रहा है, तो विपक्ष दूसरी तरफ केवल और केवल अपने राजनीतिक चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है, ना कि इस जो कानून लाया जा रहा है इसके जो संशोधन है उस पर सवाल कर पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इस कानून में कई सारे नियम लेकर आगे आया गया, खासकर धारा 40, जिसका कि अभी जिक्र भी किया जा रहा था कि वक्फ किसी भी संपत्ति पर जो दावा कर सकता है वो ऐसा नहीं रहेगा, तो ये विपक्षी पार्टियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। दूसरा, महिलाओं की बोर्ड के भीतर एंट्री, ये परेशान कर रहा है। इसके अलावा केवल मुस्लिम ही जो वक्फ बोर्ड में हो ऐसा नहीं है, बल्कि अन्य धर्म के लोग भी उसमें जा सकते हैं। तो लगातार सत्ता पक्ष इस बिल के जहां मेरिट को लेकर अड़ा हुआ है, तो विपक्ष अपनी राजनीतिक और अपनी क्षेत्रीय राजनीति को साधने का काम कर रहा है, ना कि इस बिल पर बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे इस डिबेट में देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष जो है काफी आगे बढ़कर विपक्ष को काउंटर कर रहा है, और विपक्ष के पास सत्ता पक्ष को लेकर कोई सवाल, वाजिब सवाल भी नहीं है और ना ही कोई जवाब है। निशांत, क्या बिल को आज ही पास कराने की तैयारी है? देखिए, उम्मीद यही की जा रही है कि बिल आज पास हो जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 11:30 के आसपास जो है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस पे अपना रिप्लाई करेंगे 11 बजे के आसपास, और उम्मीद की जा सकती है कि 12 बजे से पहले ये बिल जो है वो पास हो जाए लोकसभा में, और कल राज्यसभा में इसको टेबल किया जाएगा, राज्यसभा में इस पर चर्चा की जाएगी।
ठीक है, निशांत हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अवधेश जी, जब एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अदालतें मौजूद हैं, किसी भी तरह का आपका विवाद होता है आप अदालतों में जा सकते हैं, ऐसे में ये वक्फ की ज़रूरत क्या है इस देश को? निश्चित रूप से मेरा तो अपना मानना है कि इस देश में कोई वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अगर हिंदू धर्म से संबंधित कोई संस्था, कोई अगर मंदिर है या किसी भी धर्म से, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को तो भू राजस्व के नाते उस पर पूरा अधिकार है। लेकिन आप अगर वक्फ की संपत्ति है उस पर कोई अधिकार ही नहीं हो उसका, अलग से तो व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, मैंने जहां तक समझा है, ये इस देश के कुछ शक्तिशाली प्रभावी मुसलमानों ने जो कट्टरपंथी हैं, कांग्रेस के नेताओं को गलत बातें समझाकर और गलत तरीके से, जिसको अब शब्द जो भी दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि गजवाए हिंद करना है, कि धीरे धीरे वक्फ इतना बड़ा पावर हो जाए कि ये जमीन हमारी, ये जमीन हमारी, ये जमीन हमारी, ये जमीन हमारी। क्योंकि उनकी अवधारणा ये है, जो मैं नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े मुस्लिम नेता आपको रामलीला मैदान में भाषण देके कि भाई सारी भूमि तो खुदा की ही दी हुई है, और कोई खुदा की, जब सारी भूमि खुदा की है तो पूरा हिंदुस्तान ही खुदा की जमीन है, सब वक्फ बोर्ड का हो गया। तो ये जो एक कंसेप्ट उन्होंने भविष्य में दिया, ये भयानक थी और धीरे धीरे उसका विस्तार होता जा रहा था। इसीलिए किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि वक्फ जैसी व्यवस्था का एंड हो जाना चाहिए, जिससे बाकी धर्मों का होता है उससे आपकी हो। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर है, सरकार के सामने भी बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्था होती है, तो उसमें अभी इसको बनाए रखा गया है। लेकिन अभी थोड़ा न्याय संगत हुआ है कि इतना अन्याय नहीं कर सकते हैं। सारी लड़ाई तो इसीलिए है ना भाई, अगर कोई जब किसी जगह का उपयोग वक्फ के रूप में हो रहा है तो वो जगह वक्फ के रूप में ही रहे, उसका न मांगा जाए। यूजर की जो बात आ रही है ना, वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूज, वो यही तो है कि न आने दिया जाए। सरकार, बाकी देश का मानना है कि भाई कोई तो उसका रिकॉर्ड कहीं तो कुछ होना चाहिए ना, किसी ने वक्फ किया हुआ हो। तो अब इसमें इतना ही किया गया है कि इसमें एक रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि जिन जमीन पर कोई विवाद नहीं है, वो ट्रिब्यूनल में नहीं है, उसको अब वैसे ही छोड़ने की बात है। भविष्य में देखता हूं कि इस पर और क्या फैसला होता है। तत्काल तो चूंकि उनके पास बहुमत नहीं है, टीडीपी जेडीयू सबको साथ लेके हर हाल में इसको पारित कराना है, व्यवहारिकता का तकाजा है कि एक शुरुआत हो जाए, इसलिए। लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टी विवादित है वक्फ का, वो नहीं जाएगा उसमें, वो तो विवाद चलेगा। अब वो सिविल कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट उसके फैसले करेंगे, तो वो फिर वो रहने वाला है। तो इसीलिए अब थोड़ा सा जो है उससे अंतर इतना ही। जी अवधेश जी, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। एक्शन हो सकेगा, ऑडिट हो सकेगा। जी अवधेश जी, यही क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था तो आपसे हम बातचीत नहीं कर पा रहे थे। एक चीज और बता दो, नहीं सुनिए, जी इसका पारित होना तो सुनिश्चित है। आज ये लोकसभा में पारित होगा और कल राज्यसभा में पारित होगा। जब 370 एक ही दिन में पारित हुआ, एक दिन लोकसभा एक दिन राज्यसभा लोकसभा, तो इसको तो पारित होना ही होना है, वो तो सुनिश्चित है, उसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है अवधेश जी, एक सवाल ये भी सवाल है कि अब बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद क्या कुछ अंतर आएगा, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। क्या कुछ बदलेगा जो अभी तक हो रहा है? क्योंकि अभी जो मैं देख रहा था, कई राज्यों में तो जो वक्फ बोर्ड है उसने कई गांवों की ज़मीनों तक में दावा ठोक दिया है, और वहां पर जो गांव के लोगों को है उनको जा करके बताना है कि ये आपकी ज़मीन नहीं है। तो ऐसी हालत में अब जब ये बिल को जो संशोधन हो रहा है, जो सरकार वहां पर संशोधन लेके आई है, इसके बाद क्या कुछ अंतर आएगा? नहीं, अब अंतर ये आएगा कि आपको अभी 6 महीने का समय, शायद 1 साल बढ़ जाएगा। कि आपको पहले तो उसका तरीका है कि आप विदिन 1 ईयर, विदिन 6 मंथ करिए। जो प्रॉपर्टी थोड़ा ज्यादा विवादित है, समस्या, उसके लिए 1 साल का समय है। मैक्सिमम प्रॉपर्टी को आपको 6 महीने के अंदर वेबसाइट पर लाना पड़ेगा रिकॉर्ड पर कि हमारी ये प्रॉपर्टी है, और उसका वहां आधार देना पड़ेगा। तो एक बार जब आप रिकॉर्ड पर लाएंगे और आधार देंगे, जो आधार नहीं होगा वो अपने आप वो विवाद खत्म होगा। अगर वो यूजर नहीं तो अपने आप भी विवाद खत्म होगा, उसके लिए जाने की आवश्यकता भी नहीं। तो एक बड़ा अंतर तो ये आ जाएगा इस समय से कि आप इस तरह से दावा कर ही नहीं सकते हैं। कोई न कोई वक्फ किया हो दिखाना पड़ेगा। हम दूसरे की जमीन तो वक्फ नहीं कर देंगे ना,
दूसरा यह है कि बहुत सारे जो वक्फ किए गए हैं गांव में भी, मुसलमानों के अंदर भी ऐसे माफिया वर्ग पैदा हो गए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए आप थोड़ा कमजोर परिवार है, आप अपने घर में ताला लगा के आप रहते हैं, मान लीजिए किसी बिहार के किसी दरभंगा जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में, पटना में, या मान लीजिए बंगाल के किसी पाकुड़ा में, कहीं भी रहते हैं, आप दिल्ली में नौकरी करने चले आए, तो आपको पते नहीं है, वहां के लोगों ने वो आपको बता दिया कि नहीं अब ये जमीन वक्फ की हुई, तुम तो यहाँ रहते ही नहीं थे, वो आदमी छटपटा रहा है और उसके आधार पर जमीन पर कब्जे हो गए। तो देश भर में ऐसे इतने मामले हैं, तो अब तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई ये जो मामला है ये कब इसने वक्फ किया है, कैसे आपको वक्फ मिल गया। तो एक बड़ा व्यापक अंतर आएगा। तीसरा कि अब चूंकि वक्फ बोर्ड के अंदर का इक्वेशन बदल जाएगा, अब ये नहीं है कि आप 5 लोग मिलकर के बता देंगे और फैसला दे लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। अब ट्रिब्यूनल में भी, अब बोर्ड में वो चीजों में अंतर आ गया है, क्योंकि अब जो है उसमें कलेक्टर को जांच की शक्ति तो है ही है जो बाकी में है, लेकिन ठीक है इसमें ये किया गया है कि भाई जो वक्फ बोर्ड होंगे उसमें मतलब बोर्ड में गैर मुस्लिम भी ठीक है। अवधेश जी बस इतना सा मैं जानना चाहूंगा कि क्या अब वक्फ में कोई विवाद है तो उसको न्यायालयों में ले जाया जा सकेगा? अब बिल्कुल ले जाया जा सकेगा। ठीक है। अब आप ट्रिब्यूनल को अधिकारी नहीं है, किसी भी विवाद को आप सिविल कोर्ट में ले जा सकते हैं। ठीक है अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता संसद भवन से, और वहाँ पर बहस चल रही है इस वक्त वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। निशांत, आप वहाँ पर दिन भर बने हुए हैं, जो अपोजिशन के लोग वहाँ पर तर्क दे रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ आपको समझ में आया? क्या कोई ठोस तर्क वो दे पाए हैं, या सिर्फ और सिर्फ मुसलमान करके एक माहौल बनाने की कोशिश, अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश, क्या लगा आपको? देखिए लालचंद जी, मैंने सबसे पहले ही ये बात कही कि जो अपोजिशन है वो बिल की मेरिट पर बात करने से पूरी तरीके से इस बहस में बचता हुआ नजर आ रहा है। अपोजिशन बिल की मेरिट पर बात नहीं कर रहा है, वो अपने प्रदेश के जो समीकरण है उस पर बात कर रहा है, अपने वोट बैंक के समीकरण पर बात कर रहा है, जिसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं। तमाम जो अपोजिशन लीडर, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो बीजेपी की पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात कर रहे हैं, लेकिन वक्फ की जब भी बात, जो बिल लाया गया है इसकी मेरिट पर जब बात करने को कहा जाता है तो उनके पास कोई ऐसा तर्क नहीं होता है जिससे कि वो सरकार को घेर सके। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष केवल और केवल बिल की मेरिट पर बात कर रहा है और हर एक बिंदु पर उदाहरण देते हुए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है और पुराने कानून की जो कमियां थी उन कमियों को सामने लाकर चाहे कांग्रेस हो या बाकी अन्य राजनीतिक दल जो यूपीए में शामिल थे, सभी की एक एक करके कलई खोल रहा है। और इस पूरी डिबेट में एक बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि सत्ता पक्ष बिल की मेरिट को लेकर हावी नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभी बहस चल रही है संसद के अंदर लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, और थोड़ी देर में आशा की जा रही है कि ये वोटिंग के लिए वहाँ पर रखा जाएगा बिल। और एक एक जानकारी जो लोकसभा में जो भी गतिविधियां वहाँ पर चल रही हैं वो हम आप तक पहुँचाएंगे। इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। पीएम मोदी गुरुवार से 2 दिवसीय थाईलैंड के बैंकॉक के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार को आयोजित होने वाले 6ठे बिम्स्टेक देशों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक की मेज़बानी थाईलैंड की ओर से की जा रही है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पोइंटोकटान शिनावात्रा ने पीएम मोदी को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। नेबर फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की प्रतिबद्धता दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बिम्स्टेक देशों के साथ समुद्री परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान बैंकॉक विजन 2030 को भी अपनाया जाएगा। बैंकॉक में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भारत सहित कुल 7 देश हैं, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान जैसे देश शामिल हैं। Prime Minister will visit Thailand to participate in the 6th BIMSTEC summit and for an official visit to Thailand
from the 3rd to the 4th of April. As you know, India and Thailand have historically warm bilateral relations, shared civilizational, cultural and religious bonds. Thailand is India's maritime neighbor, a valuable partner in our Act East policy and vision for the Indo-Pacific, and also a highly valued partner in BIMSTEC. छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के नेता सहयोग को और गति प्रदान करने के तरीकों और साधनों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। भारत क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने के लिए बिम्स्टेक में कई पहल कर रहा है। इनमें सुरक्षा बढ़ाना, व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाना, भौतिक, समुद्री और डिजिटल संपर्क स्थापित करना, खाद्य, ऊर्जा, जलवायु और मानव सुरक्षा में सहयोग करना, क्षमता निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन से इतर थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और देशों के बीच भविष्य की साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करने को लेकर बात करेंगे। The Prime Minister will hold bilateral meetings with the Prime Minister of Thailand, Ms. Paetongtarn Shinawatra. They will review the progress in the entire gamut of bilateral relations and ways to add greater momentum to the India-Thailand bilateral partnership, and also exchange views on the regional and multilateral issues. They will also witness the signing of several bilateral documents. भारत और थाईलैंड समुद्र के जरिए सीमा साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संबंध है। भारत के लिए यह मंच दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। आर्थिक निवेश को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद से निपटना, ये बहुउद्देशीय केंद्र बिंदु हैं जिसके इर्द गिर्द बिम्स्टेक का ताना बाना बुना गया है। और भारत कैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश और दक्षिण एशियाई देशों के बीच एक सूत्रधार के रूप में बिम्स्टेक के लिए काम करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और इस बार के बिम्स्टेक सम्मेलन में जब बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया जाएगा तो देखना ये होगा कि आने वाले सालों में बिम्स्टेक मल्टीलैटरल फोरम्स पर अपनी मौजूदगी को कैसे दर्ज करवाता है। कैमरामैन सेंट्रल के साथ आंचल गुलाटी गुम्बर, बैंकॉक, थाईलैंड बिम्स्टेक समिट। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ ही थाईलैंड की पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम की यात्रा के क्या खास मायने हैं, इस मुद्दे पर थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह ने विस्तार से डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत की। बहुत स्वागत है नागेश जी आपका डीडी न्यूज़ पर। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है वो कितनी अहम आप मानते हैं? थाईलैंड का रिश्ता भारत से कई दशकों पुराना है और ये आप आने वाले समय में कितना और प्रगाढ़ होते हुए देखते हैं? प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है बड़ी लैंडमार्क यात्रा है, बिकॉज वो केवल बिम्स्टेक समिट के लिए नहीं आ रहे हैं, बट कल उनकी एक बायलैटरल ऑफिशियल विजिट भी है थाईलैंड को, और वो 12 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री बायलैटरल विजिट पे आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 बार पहले भी आ चुके हैं, 2019 में और 2016 में, बट वो अलग पर्पज से आए थे। बिम्स्टेक समिट भी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड के बाद पहली बार ये इन पर्सन लीडर समिट हो रही है। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हम लोग की रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग हो गई है, पिछले 10 सालों में और भी ज़्यादा हो गई है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, थाईलैंड का एक्ट वेस्ट और लुक वेस्ट पॉलिसी है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एंड इफ यू लुक एट इट, you know, based on the foundation of our shared cultural heritage, जो हमारी एक धरोहर है सांस्कृतिक जो कि साझा है, बिम्स्टेक भी एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड ऑल्सो आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एंड ये एक ब्रिज की तरह काम करता है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। और दूसरा आप देखेंगे कि बड़ा फोकस्ड ये एक इंस्टीट्यूशन है या एक ग्रुपिंग है, जिसमें कि जो 7 इश्यूज हैं, जो लार्जर इश्यूज जिसको ये देखता है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट हो गया, एनवायरनमेंट, पर्यावरण पे, और जो क्लाइमेट चेंज पे जो इश्यूज हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो गया, आपका सिक्योरिटी हो गया, कनेक्टिविटी, आज सबसे बड़ी तो बात कनेक्टिविटी की है। और जब हम लोग कनेक्टिविटी की बात करते हैं, केवल फिजिकल कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो इस रीजन में, जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, 7 देशों की वही चैलेंजेस हैं
फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, मतलब वो कॉमन चैलेंजेस हैं जिसमें कि हम लोग का ये मानना है कि साथ मिलकर अगर हम लोग इन चैलेंजेस को कन्फ्रंट करें तो आसान होगा। आपको क्या लगता है कि जब हम आर्थिक रिश्तों की भी बात करते हैं, कौन कौन से वो सनराइजिंग सेक्टर्स हो सकते हैं जो दोनों देश, थाईलैंड और भारत को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है? तो देखिए, थाईलैंड आसियान में दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारा केवल चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो सबसे पहले तो हम लोग को उसको दूसरा ट्रेडिंग नंबर का ट्रेडिंग पार्टनर बनाना है। थाईलैंड एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और उसमें हर तरह की चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव पार्ट्स, कार्स एटसेट्रा। थाईलैंड देखता है भारत को एक फास्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। दोनों सरकारें उस पर काम कर रही हैं कि कैसे हम वो जो छोटी मोटी अड़चनें जो हर एक आर्थिक रिश्ते में आती हैं उसको कैसे हटा के हम लोग अपनी जो ट्रेड लेवल है उसको 17 बिलियन, अब अगर आप देखिएगा भारत की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से करीब 15 बिलियन के आसपास है। थाईलैंड की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की स्टैटिस्टिक्स उसके हिसाब से करीब 17 बिलियन का 17 बिलियन डॉलर का 2024 में बायलैटरल ट्रेड था। तो उसको ले जाना, मतलब इतना बनाना कि मतलब वो रिफ्लेक्ट करे द ग्रोथ एंड डायनामिज्म ऑफ बोथ आवर इकोनॉमीज। किस तरह से हमारे जो देश का व्यंजन है, खाने हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर हमें थाईलैंड में भी नजर आती है। हर चीज में आपको भारत की झलक मिलेगी। मैंने आपको बताया कि 94% आबादी बुद्धिस्ट है, लेकिन अगर आप यहाँ के जो सिंबलिज्म्स देखें, इनके हिंदुज्म की झलक नजर आती है। मैंने आपको बताया कि भगवान ब्रह्मा यहाँ के सबसे पॉपुलर डेटी हैं। वैसे फीकानेट, गणपति को ये लोग फीकानेट, विघ्नेश्वर का जो अवतार है, और विष्णु जी को वो नारायण बोलते हैं। तो धर्म में, चाहे उनके आर्किटेक्चर में, इनकी आर्ट में, हर जगह एक आपको एक भारत की झलक, भारतीय संस्कृति की झलक नजर आती है। आखिर में सवाल आपसे ये कि जो पीएम साहिबा हैं थाईलैंड की, जब वो इलेक्ट होकर आई तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मुबारकबाद दी ट्वीट करके। अब इस जब विजिट पर उनसे उनका बायलैटरल होगा, और वो खुद भी कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि शी इज लुकिंग अप टू इंडिया, द काइंड ऑफ इकोनॉमी द इंडिया हैज बीन ग्रोइंग। हाउ डू यू सी इट? इस परिवार का भारत से संबंध बहुत क्लोज रहा है। इनके पिता डॉक्टर थक्सिन भारत में अटल बिहारी, लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े दोस्त थे। प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात वो इंडिया गई थी 2011 या 12 में एज चीफ गेस्ट ऑफ आवर रिपब्लिक डे। सो अभी जो प्रधानमंत्री पैथोंगटान शिनावात हैं वो हिंदुस्तान की तरफ वही नहीं बट अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हियर आई हैव सीन दैट Thailand also believes in the policy of multi-alignment. They want to be friends with everyone. बहुत बहुत शुक्रिया नागेश जी, आपने डीडी न्यूज़ के साथ अपना इतना कीमती वक्त साझा किया और बहुत सी अच्छी ऐसी बातें जो शायद हम थाईलैंड के बारे में नहीं जानते थे वो आपने हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ आंचल गुलाटी गुम्बर, डीडी न्यूज़, बैंकॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को थाईलैंड की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उनकी 2 दिवसीय यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीयों में काफ़ी उत्साह है। गौरतलब है कि भारत और थाईलैंड के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं और लोगों के बीच आपसी संवाद हमेशा बना रहता है। प्रधानमंत्री यहां आने वाले हैं बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने के लिए। थाईलैंड से भारत के पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साझेदार देश है थाईलैंड। किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा? देखिए, प्रधानमंत्री आ रहा है, आज के दिन में भारत का जो नाम है इस देश में, पीपल आर लुकिंग एट भारत विद अ डिफरेंट विजन, क्योंकि आज इंडिया और भारत इज बिन ट्रीटेड इज कंप्लीटली डिफरेंटली व्हाट इट वाज 30 years or 40 years back. So people are trying to learn the culture, the religious aspect, how Buddhism originated from Hinduism, how our culture influenced 1,000 years to this land. People are trying to learn that. Today, Ramayana, Mahabharata, those TV shows are being translated in Thai language. And people are loving it. भारत विश्व गुरु के तौर पर तमाम वो कई समस्याओं का समाधान लेकर एक अच्छे मंच के साथ, जिसे बिम्स्टेक मानते हैं, वो खड़ा है। कोई भी संसार में नहीं होगा जो उन्हें बोलेगा कि वो विश्व लीडर नहीं है और उनका जो पॉलिसीज़ है अच्छी नहीं है। सब कोई उसको एक्सेप्ट ही करेंगे, बहुत अच्छी पॉलिसी है, देश के लिए है, राष्ट्र प्रथम के लिए है। तो उसमें कहीं किसी को
शंका है ही नहीं। दक्षिण एशिया की आवाज के रूप में आप भारत को किस तरह से देखते हैं? दक्षिण एशिया की उसमें भारत इज़ नंबर 1 नाउ एंड एवरीवन इज़ लुकिंग एट भारत, क्योंकि भारत की जो पॉलिसीज़ है, अभी थाईलैंड की अगर बात करें तो लास्ट मंथ हम लोग पीएम को मिले थे यहाँ पे, शी वाज सो हैप्पी कि मोदी जी ने उनको डेट दे दी। तो एवरीवन इज़ लाइक वेरी एक्साइटेड अबाउट मोदी जी ट्रिप एंड ऑल दक्षिण एशिया इज़ लाइक फॉलो, दे वांट टू फॉलो इंडिया। जिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर भारत आगे चल रहा है, जहाँ पड़ोसी प्रथम नीति है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है और इसी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री का पलक पावड़े बिछाकर जो यहाँ का भारतीय समुदाय है वो इंतजार कर रहा है। कैमरामैन सेंथिल के साथ आंचल गुलाटी, बैंकॉक, डीडी न्यूज़। अगली खबर की ओर चलते हैं। म्यांमार की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा तेजी से जारी है। इस पहल के तहत भारत ने अब तक 6 विमानों और 5 नौसैनिक जहाज़ों की मदद से 625 मीट्रिक टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री म्यांमार को भेजी है। म्यांमार में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2700 से अधिक हो गया है। भूकंप के चलते बुनियादी ढांचे, सड़कें और रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार के नेपिदो में बुधवार को एक ढही हुई होटल की इमारत के मलबे से 26 वर्षीय एक होटल कर्मचारी को बचा लिया गया। भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2719 हो गई। लगभग 4521 लोग घायल हुए और 441 अभी भी लापता हैं। वहीं म्यांमार की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा तेजी से जारी है। इस पहल के तहत भारत ने अब तक 6 विमानों और 5 नौसैनिक जहाजों की मदद से 625 मीट्रिक टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री म्यांमार को भेजी है। वहीं मंगलवार को भारत ने C-130J विमान से 16 टन अतिरिक्त राहत सामग्री भेजी, जिसमें टेंट, जनरेटर, स्वच्छ पेयजल, खाद्य पदार्थ और आपातकालीन दवाएं शामिल थीं। ऑपरेशन ब्रह्मा के हिस्से के रूप में भारतीय सेना ने म्यांमार के मांडले में 200 बिस्तरों वाला एक पूरी तरह से चालू फील्ड अस्पताल स्थापित किया है, जिससे जरूरतमंद लोगों को महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता मिल रही है। यहाँ एक उन्नत ऑपरेशन थिएटर और महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं से लैस सर्जिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। 200 से अधिक रोगियों को पहले ही उपचार मिल चुका है और संख्या बढ़ती जा रही है। But whenever the patient comes in, so we have basically 3 zones. So if you can see in front, that's the green zone. So green zones are the patient who can move around and easily sit around. Then we have a yellow zone, which is this one. If you see around, there's the yellow zone. And on the end, we have the red zone. So if you move, this is the area where you have the reception center. And once you divide the patient into green zone, yellow zone, and the red zone. So accordingly we can divide. So here we have patients who have just coming in. We are doing the trials. The doctors are sitting there. So once you trial them, then you put them in these different zones. भारत की ये सहायता पड़ोसी प्रथम नीति और एक्ट ईस्ट नीति के तहत म्यांमार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत जरूरत के अनुसार आगे भी सहायता भेजने के लिए तत्पर रहेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2025 के लिए सीनियर पुरुष टीम के घरेलू सत्र के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। बुधवार को बोर्ड की तरफ से जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया कि वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीमें इस साल भारत दौरे पर आएंगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 2 अक्टूबर से होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आएगी, जिसकी शुरुआत 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ होगी। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 30 नवंबर से होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम 5 मैचों की T20 सीरीज भी खेलेगी, जो 9 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक चलेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल।
विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर।